जो होता है जिसमें पुस्तकों के विमोचन के साथ साथ उन कहानियों पर जो संग्रह में आप सबका स्वागत है। मैं और करीम सिटी के प्रोफेसर आज के वक्ता डॉक्टर सुभाष गुप्ता को गुलदस्ता देकर भेजते हैं। के अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। झारखंड के माननीय विधानसभा के अध्यक्ष श्री इंदर सिंह नामधारी का भी इस अवसर पर हम विशेष रूप से आए, इसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हुए हार्दिक शुक्रगुजार हैं। प्रगतिशील लेखक संघ और फिर दूसरे महीने एक काव्य गोष्ठी का आयोजन करता है और साहित्यिक गतिविधियों को बनाए रखता है। पुनः मैं एक बार आप सबों का अभिनंदन करते हुए मैं विदा होता हूँ। मित्रों, समारोह का सिलसिला आबाद गति से चले, बीच में कोई ऐसी बात न हो कि सिलसिला टूटे, जैसा कि पिछली बार नामधारी जी ने संकेत किया था। इसलिए मैं सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जिन पुस्तकों का आज विमोचन होना है, कस्तूरी पहचानो वर्ष, दाल नहीं गलेगी अब, इन पुस्तकों का पहले नामधारी जी विमोचन करें और उसके बाद हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। शिव को पार्वती टेबल को अगर आप जानते हो तो स्वाभाविक है यह समझ में आ जाएगा, कस्तूरी पहचानो बस और दाल अब नहीं करेगी, इसमें क्या कुछ होगा। लेकिन इसके बारे में मैं चाहूंगा ऊपर अपनी राय दें डॉक्टर सुभाष गुप्ता। और इस दृष्टि से बड़े भाई कथाकार जयनंदन जी की इस बार की रचनात्मक प्रसव पीड़ा कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण प्रमाणित हुई है, क्योंकि उनकी दो कथा कृतियां एक साथ हमारे सामने आई है। कहा जाता है हमारे समाज में कि जुड़वा संतान पैदा करने वाली औरतें कुछ ज्यादा साहसी और स्वाभिमानी होती हैं। अनंत शुभकामनाएं। मित्रों, ये दोनों कहानी संग्रह उनकी रचना यात्रा के विशिष्ट पड़ाव हैं। पहला कहानी संग्रह है दाल नहीं गलेगी अब, और दूसरा कहानी एक डॉक्टर, वकील, अध्यापक, शिक्षक आदि भी बुद्धिजीवी ही माने जाते हैं, लेकिन एक बुद्धिजीवी के रूप में एक रचनाकार की सामाजिक प्रतिबद्धता और पहचान थोड़ी अलग होती है। एक डॉक्टर को या एक डॉक्टर की जो सामाजिक नैतिकता, डॉक्टर यह फर्क नहीं करता कि सामने लेटा हुआ मरीज या घायल आदमी गांधी है या नाथूराम गोडसे। एक डॉक्टर की नैतिकता से झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष, शरीर से अध्यक्ष, मन से समिति के अध्यक्ष और आज के दूल्हा मेरे अग्रज जयनंदन जी, गुरु सदृश मेरे लिए आदरणीय डॉक्टर सी भास्कर राव, सुभाष गुप्त जी, रतन जोशी जी और दर्शक दीर्घा में बैठे
हमारे बहुत सारे ऐसे जो हमारे अभिभावक सदस्य हैं, बहुत सारे ऐसे विद्वान बैठे हैं जो मेरे गुरु सदस्य हैं और मेरे बहुत करीबी भी हैं, बहुत सारे ऐसे, सबको मैं नमस्कार करता हूँ जमशेदपुर की इस नगरी में। दरअसल बात यह है कि मैं जनानंद जी का मित्र हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं इसलिए नहीं आया कि जनानंद जी की किताब का लोकार्पण हो रहा है। मैं इसलिए आया था कि आपके जमशेदपुर का कार्यक्रम बहुत अच्छा होता है, जो भी साहित्यिक कार्यक्रम होता है। मैं सोचा कि जरा देखूं चल करके, वह जो बहुत दिन के बाद एक कार्यक्रम देखने का अवसर मिला है, मैं उस मोह को नहीं संभाल सका और मैं सचमुच यहाँ चला आया। मुझे नहीं लगा था कि वहाँ जाकर मुझे कुछ बोलना पड़ेगा, लेकिन मुझे बोलना भी है, जनानंद जी से ही पता चला था। बंधु, सबसे बड़ी बात यह है, रांची है वह झारखंड की राजधानी है, लेकिन यह सच्चाई यह भी है कि आपका यह जमशेदपुर है और झारखंड के साहित्य की राजधानी है। और यह खुशी की बात है कि हमारे बीच नाम कार्यक्रम होता है, नामधारी जी उसमें बेहिचक उपस्थित रहते हैं। वह जो अखिल भारतीय स्तर का जो कवि सम्मेलन हुआ, आपने देखा होगा कि और कवियों के साथ इन्होंने भी गजल का पाठ किया, बहुत रुचि लेते हैं और आज हमारे बीच उपस्थित है जमशेदपुर के इतने बड़े समारोह को देखने के लिए। सवाल यह खड़ा होता है कि जनानंद क्यों एक साथ इतने बड़े भीड़ के बीच 1981 से जो रचनाकार अपना लेखन शुरू करता है, 2002 में 20 साल के अंतराल में उसको इतनी प्रसिद्धि मिल रही है, एक साथ दो किताबों का लोकार्पण हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर के पत्र पत्रिकाओं में छप रहा है। आखिर क्यों, क्या है, कौन सा ऐसा गुण है जनानंद में? उत्सवधर्मी और हमेशा के लिए याद रखने लायक इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हम सबों के आदर्श नामधारी जी, सुभाष जयनंदन और रतन जोशी, थोड़ी सी घबराहट हो रही है कि कहीं आप तालियां ना बजाने लगे। पर ब्रेक के बाद होता है कुछ उस तरह। को धन्यवाद देना चाहता हूं, बल्कि आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपनी ओर से। उनका अभिनंदन तो करता ही हूं। उन्होंने मुझे 2 पुरस्कार अब तक दिए हैं। शायद उनको भी पता नहीं है कि वो कौन से पुरस्कार हैं। पिछले से पिछले वर्ष इस्पात मेल की साहित्यिक वार्षिकी का जब यहां लोकार्पण हो रहा था, तो नामधारी जी यहां आए थे, दूसरे विद्वान भी थे, मैं भी था। तो मुझे याद है, यानी आज जयनंदन कथा क्षेत्र में नगर का समुचित, सघन, सार्थक, सफल प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये जयनंदन की खूबी है। एक प्रश्न उठता है कि ये खूबी क्यों है? वासुदेव ने बिल्कुल सही कहा कि कोई भी प्रवेशांक और कोई भी विशेषांक अब तब तक नहीं निकल सकता है जब तक कि उसमें जयनंदन की उपस्थिति दर्ज ना हो। ये एक बहुत बड़ी बात है। जब कथा का इतिहास लिखा जाता है तो बहुत से नाम अनायास छूट जाते, अनजाने भी छूट जाते। लेकिन जब कथा का इतिहास लिखा जाए और उसमें एक नाम छोड़ने की किसी को हिम्मत भी ना हो, वो नाम जयनंदन का है। ये जयनंदन की एक बहुत बड़ी खूबी है। निरंतर कहानियों के लिए काम करते हुए इन्होंने ये जगह हासिल की है, इसीलिए ये मुबारकबाद के पात्र है। एक सवाल मेरे अंदर उठता है कि ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है जो शायद गुरुबचन सिंह नहीं कर सके, जो निर्मला बहन नहीं कर सकी, जो मैं नहीं कर सका, वो जयनंदन कैसे कर पाए? एक सवाल उठता है दिमाग में। तो वो शायद इसलिए कि ये आमूलचूल भीतर से बाहर तक निपट कथाकार है।
कथा उनके अंदर घुसी रहती। कुछ भी करते हो, बातचीत, खाना पीना, टहलना, नौकरी करना, एक कथा की यात्रा निरंतर उनके अंदर चलती रहती। और कथा चेतना उनके अंदर इतनी जज्ब है कि शायद इन दोनों को एक दूसरे से अलग करके देखना कभी मुमकिन ही नहीं। खुद जयनंदन नहीं देख पाएंगे, मुझे विश्वास है। कहानियों से अलग खुद को, ना हम कहानियों को उनसे अलग करके देख पाएंगे। कस्तूरी पहचानो वत्स की भूमिका में डॉक्टर शंभुनाथ का वक्तव्य है और उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। हरि जी, मंचस्थ विद्वजन और दोस्तों, जयनंदन की कहानियां, कथाशिल्प, कथ्य, विषय वैविध्य, इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम विषयों पर कथा के साहित्य के मर्मज्ञ लोगों ने अपने विचार रखे। लेकिन मुझे लगता है अगर मैं अपनी बात ना रखूं तो ये गोष्ठी अधूरी होगी, क्योंकि जयनंदन सिर्फ कथाकार नहीं है, सिर्फ उपन्यासकार नहीं है। जयनंदन पूरे मुल्क में एकमात्र ऐसे कथाकार और उपन्यासकार हैं जिनकी सभी कृतियों का विमोचन मंचन के साथ हुआ है। यहां तक कि जयनंदन के दोनों उपन्यास श्रमेव जयते और ऐसी नगरिया में कह विद रहना, उन पूरे उपन्यासों का भी मंचन हुआ और वो विमोचित हुए। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो मंचन संभव थे। ना सिर्फ संभव थे, बल्कि अगर उन उपन्यासों का मंचन ना किया जाता तो भी बात अधूरी रहती। अर्थात जयनंदन एक ऐसे कथाकार हैं जिनकी कहानियां एक बड़े तबके ने पढ़ी हैं और जिन्होंने नहीं पढ़ी हैं उन्होंने देखी हैं। ऐसा इसलिए भी संभव हुआ क्योंकि उनके तमाम किरदार, जैसा डॉक्टर भास्कर राव ने कहा, जीवंत हैं, जीवन है उसमें। लेकिन ऐसा क्यों कर संभव हुआ? रचना धर्मिता की जहां तक बात है, लेखन की जहां तक बात है, उसमें जितनी विधाएं हैं, उपन्यास, व्यंग, कहानी, कविता, इनमें सबसे दुष्कर है नाट्य लेखन। दुष्कर इसलिए है कि में साहित्यकार कम और रंगकर्मी ज्यादा है। यही वजह है, लेकिन यह वजह नहीं कि उनकी मित्र मंडली है इसलिए उनके नाटक मंचित होते हैं। सच्चाई यह है कि जयनंदन हम हवा का रुख क्यों नहीं मोड़ सकते। हम ऐसे नाटकों का मंचन करेंगे जो हमारे हों, और हमारे किए हुए नाटकों का पुनर्मंचन दिल्ली और बंबई में हो। यह एक सपना मैंने और जयनंदन ने साथ देखा था। उसके बाद हमने हमला और ठेंगा की शक्ल में 2 नाटक जयनंदन ने लिखे, उनका मंचन हुआ और वो प्रकाशित होके वो पुस्तक नाट्य संग्रह के रूप में हमारे हाथ में आई। लेकिन इस सपने को देखने में और इसके पूरा होने में 10 साल का समय लगा। इन 10 सालों मैं लोगों के उपहास का पात्र भी बना रहा। इसे अब मंचस्थ करना है। इतना ही नहीं, मुझे लगता है कि जयनंदन की हर कहानी में उसका पाठक कहीं ना कहीं संघर्ष की ऊर्जा पाता है। उसे लगता है कि यह सपना है, उसके पास है, जिसे उसे पूरा करना। नाटक करते हैं और खासकर हम रंगकर्मियों के लिए तो इसकी कहानियां और नाटक जरूर करते हैं जो समसामयिक हो, जिसमें आम आदमी की बात हो। और आप देखेंगे हमला पंजाब की त्रासदी पर, ठेंगा रूही जुलाइन और पदारथ पांडे की कहानी जो सांप्रदायिकता के आसपास कहीं, और आज वंचित होने वाले नाटकों में कस्तूरी पहचानो वत्स और
रफू मियां नाचवाला, ये भी आज गुजरात जल रहा है। ऐसे में कथा के और नाटकों के मंचन की मार्फत ये भी कहना चाहूंगा कि रंग कर्मियों की परेशानियों को भी बार बार रखा है, और खासकर जगत जमाई और रफू मियां नाचवाला वैसी कहानियां जिन्हें आप चंद लम्हों में खुद ही देखेंगे। बहुत बहुत नामधारी जी, हमारे अग्रज डॉक्टर सी भास्कर राव, हमारे अनुज सुभाष गुप्ता, हमारे वरिष्ठ साथी रतन जोशी जी एवं प्रेक्षागृह में उपस्थित मेरे शुभचिंतक देवियों सज्जनों, इतनी प्रशंसा सुनने के बाद गला भर सा आया है और मैं कोई लंबे वक्तव्य नहीं रख पाने की स्थिति में हूँ। थोड़ी सी बात इस समारोह के बारे में कहना चाहूँगा कि जैसा कि अवतार ने कहा कि मेरी पुस्तकों का लोकार्पण कहानी मंचन से अक्सर होता रहा है, और यह किताब जो आज विमोचित हुई यह करीब करीब 1 साल पहले आ गई थी, और यह जुड़वा प्रसव की स्थिति इसमें नहीं थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों किताबें 2 अलग अलग कालक्रम में प्रकाशित होकर आई, लेकिन चूंकि शैली विमोचन की इस तरह रही कि जब तक उसका मंचन ना हो तो हम उसका विमोचन ही नहीं करेंगे। वो इसलिए भी कि मैं यह मानता रहा हूँ कि हम आम पाठक, आम दर्शक जो हमारे सामने होते हैं, जिनके सामने हम किताबों का लोकार्पण या विमोचन कर रहे होते हैं, उन्हें हम उन एक एक आदमी को किताब उन तक पहुँचा नहीं पाते, तो कम से कम वो ये जानें कि इस किताब में है क्या। जब तक यह बताने की स्थिति न हो तब तक मुझे मेरे ख्याल में लगता है कि लोकार्पण एक बहुत सीधा साधा एक औपचारिक सा कार्यक्रम है। इसीलिए इस किताब का लोकार्पण टलता रहा, और इसमें बहुत सारी स्थितियां हैं कि रंगमंचीय गतिविधियां भी इन दिनों टेलीविज़न वगैरह के चलते या फिर दूसरी और अन्य संसाधनों के अभाव के कारण बहुत शिथिल और स्थगित सी है। लेकिन हमारे एक मित्र हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र वो भी, और इन दिनों वे भी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, तो वे मुंबई में भी मेरी कहानियों के सबसे बड़े प्रवक्ता हैं। शायद ही कोई निर्देशक या कह लीजिए शिव कुमार के मुख से जयनंदन की ना सुनी होगी। यह अलग बात है कि उसमें साकार कितना हुआ या फिर टेलीविजन या बड़े पर्दे तक कितना आया, लेकिन मैं बताना चाहूँगा साथियों कि उन्हीं के प्रयास से आज जो आप कहानी का मंचन देखेंगे कस्तूरी पहचानो बस, वो सहारा चैनल में कई 2-3 किस्तों में प्रसारित हो चुकी है उन्हीं के प्रयास से, और कई और उस क्रम में है, नहीं मालूम, तो दुनिया ही अलग है कि कितना वो साकार हो सकेगी। लेकिन आज जो यह कार्यक्रम हो रहा है इसका लगभग 80% श्रेय हमारे उस मित्र शिव कुमार को जाता है, जिनके जुनून की वजह से, जिनके जिद की वजह से हमें भी स्वीकार कर लेना पड़ा कि नहीं, यह आयोजन कर ही लेना चाहिए। अभी ये कहानी मंचन का अवतार बहुत सही कह रहे थे कि ये बड़ा ही शर्मसार और दुरूह कार्य है। करीब करीब 15 दिनों से हमारे 20 साथी जो रंगकर्म से जुड़े हुए हैं, लगातार हर शाम 4-4 घंटे तक एक जगह पर इकट्ठा होकर रिहर्सल करते रहे। मैं उन सबका हृदय से कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ कि आपने मेरे लिए यह जज्बा दिखाया और इतना समय निकाला। एक और खास बात कि इस मंचन को जो आप देखेंगे तो पहले हमेशा यह होता रहा था कि एक संस्थागत अहम, कि हम अगर इस संस्था को विलोम करते हैं तो दूसरी संस्था के रंगकर्मियों के साथ काम नहीं करेंगे। ये पहली बार हुआ है रंगमंची इतिहास में। मैं कोई इसका श्रेय खुद नहीं लेता, यह भी कहीं ना कहीं हमारे मित्र शिव कुमार, हरि भाई या अवतार को ही जाता है, या फिर शत्रुघ्न और अनीता सिंह को जाता है कि उन्होंने सबको जोड़ा। पिछले कई संघ बनाने की योजना, ताकि सब लोग मिलकर के और अपनी अपनी शक्ति लगाएं और रंगकर्म की जो धारा शिथिल पड़ गई है उसे गति दी जा सके। तो आप देखेंगे कि इस कथा मंचन में कम से कम 6-7 नाट्य ग्रुपों के रंगकर्मी अभिनय कर रहे हैं।
अपनी कहानियों के बारे में मुझे कतई कोई मुगालता नहीं है कि मैं बहुत चोटी का कथाकार हूँ और बहुत शीर्षस्थ कहानियाँ लिख रहा हूँ। दरअसल कहानी एक ऐसी विधा होती है कि इसमें कोई ये दावा नहीं कर सकता कि वो बहुत मुखर और सफल कहानीकार हो गया है। कई बार ऐसा होता है कि 50-60 कहानी लिख लेने के बाद भी उसकी कोई इतनी सतही और बहुत मामूली कहानी निकल आती है कलम से कि वो उसे आलोचक धज्जी उड़ा करके रख देते हैं। मेरे साथ भी ऐसी बातें हैं कि मैंने लगभग अब तक 100 कहानियां लिखी है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है साथियों कि 100 की 100 कहानियां बहुत ही स्तरीय है, बहुत ही उत्कृष्ट है। बल्कि प्रेमचंद के मामले में भी आप कह सकते हैं कि अगर उनकी कहानियों का भी मूल्यांकन किया जाए, उनकी रचनाओं का भी मूल्यांकन किया जाए, तो प्रेमचंद महज अपने 6-7-8 कहानियों के लिए या 2-3-4 उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं और इसलिए वो प्रेमचंद बने हुए हैं। तो किसी भी कथाकार के लिए यह ऐसा मिठाई नहीं है कहानी कि उसमें आप एक फार्मूले के आधार पर इतना चीनी, इतना मैदा और इतना बेसन मिला दिया। यह एक अनुभवजन्य प्रक्रिया है जो हृदय से उपजती है। मैं खुद आज तक नहीं जान पाया कि मैं कहानी में कैसे आ गया। मेरे दूर दूर के खानदान का या मेरे कह लीजिए कि कई पीढ़ियों का कोई रिश्ता नहीं रहा साहित्य के कार्यालय से, चपरासी तक कोई नहीं रहा। लेकिन पता नहीं वो कौन सी प्रेरणा थी जो लगातार मुझसे कहवाती रही, मुझे बेचैन करती रही, मुझे कचोड़ती रही। और यही कारण है कि मुझे लगा बार बार कि कोई मुझसे लिखवाता है, और जो लिख लेने के बाद कई बार मुझे भी ऐसा लगा है कि इसका कथाकार तो मैं हो ही नहीं सकता। और आज भी मुझे कहने में जरा सा भी झिझक नहीं है कि भाषा के स्तर पर, शिल्प के स्तर पर, कथ्य के स्तर पर मैंने कोई खास काम नहीं किया है। अभी भी मैं नौसिखुआ हूँ और सीख रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मेरी मुकम्मल कहानी अभी भी वो आनी बाकी है। तो मैं दरअसल कहना ये चाहता था कि अनुभव का जो दायरा होता है, जो किसी को कहानीकार बनाता है, मैंने इतने परतों में जिए हैं। एक बहुत ही मामूली और छोटे गांव का, बहुत छोटे परिवार से, भूखमरी वाले परिवार से निकलना, और उसके बाद बहुत कम ही एजुकेशन, शिक्षा में मैट्रिक पास महज करने के बाद टाटा स्टील के अप्रेंटिस में ज्वाइन करना, और उसके बाद 20 वर्षों तक एक मजदूर की हैसियत से मशीनों पर लोहे छिलना, और उसके बाद थोड़ी सी मान्यता या मेरी खुशनसीबी थी कि बहुत शुरुआती दौर में ही मुझे शीर्ष दर्जे की मान्यता मिलती चली गई और मैं प्रोत्साहित होता चला गया। बहुत आरंभिक दौर में जब मैंने एक उपन्यास लिखा था श्रमेव जयते, जो बिल्कुल अपने इर्द गिर्द के रचे बसे जो नायक थे, जो हमारे पात्र थे, जो हमारे साथ काम करने वाले कामगार थे, उनकी कहानियों को मैंने हूबहू रखा था। और संयोग कहिए कि भारतीय ज्ञानपीठ उन्हीं दिनों युवा पीढ़ी प्रोत्साहन पुरस्कार चला रहा था, जिसमें 4 विधा के रचनाकार पुरस्कृत हो चुके थे, और 5वीं विधा उपन्यास थी, जिसमें मेरा यह उपन्यास राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुआ और फिर प्रकाशित भी। वहां से मुझे एक प्रोत्साहन का वो दौर प्राप्त होता है, जहां से मुझे पूरी तरह लगता है ऐसा मन में कि मैं स्थापित हो गया हूं। और उसके बाद सच है कि जितने भी विशेषांक आए हों, चाहे दिल्ली से या मुंबई से या फिर भोपाल से, मेरी उपस्थिति उसमें कहीं न कहीं रही। लेकिन आज भी मुझे यह मुगालता कतई नहीं है कि मैं बहुत सिद्ध कहानीकार हो गया हूँ। मैं सीख रहा हूँ, और आप सबकी प्रेरणा और आप सबका उत्साह और आप सबका प्यार जब मिलता है तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर की जो ऊर्जा है वो और बढ़ गई है, और मुझे बार बार लिखता चला जाना चाहिए। और आज भी जब कोई मुझे पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो पता नहीं मुझे यह कहा नहीं जाता कि मैं सिर्फ एक नौकरी करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं फुल टाइम कहानीकार हूँ और पार्ट टाइम नौकरी करता हूँ। चूंकि मेरे मित्र जानते हैं, कई उपस्थित हैं हमारे अपने विभाग के, हमारे कई साथी, राजन सहाय, आशीष, सुनील हंस रहे हैं। मैं वहां भी, वो कई बार मुझे टोकते हैं, कहाँ खो गए कथाकार। वो हमारे एक साथी तो कहते हैं देवकी नंदन खत्री, हमारे सुनील बैठे हुए भाई, वो हमारे हमेशा बोलते हैं देवकी भाई, अरे कहाँ खो गए, मैं आपको बुला रहा हूँ। सच है कि काम करते करते एक तो आजादी होती है, आप कहानी सोच रहे हैं, कौन क्या कर लेगा, आपका बॉस भी कुछ नहीं कर सकता है, आप क्या सोच रहे हैं इस पर तो आपका ही नियंत्रण है। तो यह है कि मैं
लगातार कहानियां भीतर घुमड़ती हैं, मुझे उद्वेलित करती हैं, प्रेरित करती हैं और वो इस तरह से एक पर एक आती चली जाती हैं। आप सब, मैं आज मुझे विशेष बातें नहीं कहनी है, आप सब मेरे बारे में इतना कह रहे हैं और सुन रहे हैं, और खासकर जो महत्वपूर्ण सत्र है आज का कहानी मंचन का, जिसमें बहुत मेहनत की गई है, वह सत्र तो मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादा जो यहाँ बैठे हुए हैं उन्हें देखना पसंद करेंगे। इसलिए समय को बचाते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। और एक बात जो मैं कहना भूल गया कि नामधारी जी को मैं पिछले 2 समारोहों में एक साथ एक मंच पर उन्हें महसूस रहा था और उनका भाषण सुन रहा था। तभी से राजनेताओं के प्रति मेरे अंदर या मेरे भीतर जो उनका चरित्र रहा है, जो उनकी प्रकृति रही है, उस हिसाब से बेहद चिढ़ रही है। लेकिन नामधारी जी ने मेरी पूरी यह मानसिकता को जैसे एकदम बदल देने का काम किया है। मैं तहे दिल से कह रहा हूँ कि आप यकीन मानिए, मैंने यहाँ नामधारी जी को इसलिए निमंत्रित नहीं किया कि ये विधानसभा अध्यक्ष हैं। मैंने यहाँ इसलिए इन्हें आमंत्रित किया या इन्हें आने की जिद की कि इनके अंदर जो एक साहित्य का मर्म छिपा हुआ है, साहित्य परखने की, साहित्य को पसंद करने की, और साहित्यिक वक्तव्य जो इनके 2 हुए, उसने सभी साथियों को प्रेरित किया और सबने कहा कि इस बार नामधारी जी को ही बुलाइए। और सचमुच यह उन पर अत्याचार है। पिछले 3 दिनों से रांची में इतने व्यस्त कार्यक्रम चल रहे हैं, वो स्थापना दिवस और उसके बाद विधानसभा का दूसरा वार्षिकोत्सव और फिर कवि गोष्ठी, कल तक वो घनघोर व्यस्त रहे हैं और आज उन्हें यहाँ जमशेदपुर आना पड़ा। आप सर हमारे बीच आए, हम आपके हृदय से कृतज्ञ हैं और यह पूरा हमारा समाज आपको कभी भूलेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। उन साहित्यिक विभूतियों का अभिनंदन करता हूँ, डॉक्टर राव, जिनके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जैसे जयनंदन जी की कहानियों में फ्लो है, वैसे उनके भाषण में फ्लो था। वो जयनंदन जी कहानियों को जीवंत पात्रों से परिपूर्ण बता रहे थे और मुझे लग रहा था कि इनके भाषण में भी वही जीवंतता है। मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। और गुप्ता जी, सुभाष गुप्ता जी, उन्होंने भी बड़ी बेबाक टिप्पणियां की और एक साहित्यिक का यही कर्तव्य भी होना चाहिए कि कभी कभी कुछ खामियां भी बता दें। जयनंदन जी बैठे हैं, वासुदेव जी की टिप्पणी भी हमने सुनी और साहित्य के बहुत प्रेमी भाई और बहन यहाँ पर बैठे हैं। मैं तो कभी कभी समझता हूँ कि मैं साहित्यकारों के बीच में आके कहाँ फंस जाता हूँ। मैं तो थोड़ा समय के लिए इसलिए साहित्यकारों के बीच में आता हूँ कि जैसे कोई दतवन होती है तो वो सूख जाती है, तो थोड़ी देर के लिए उसको लोग पानी में गिलास लेकर उसमें डाल देते हैं ताकि वो ब्रश करने में चुभे नहीं, उससे मसूड़े फूटे नहीं, इसलिए वो दतवन थोड़ी देर के लिए रख दी जाती है। मैं देखता हूं कि साहित्य के सागर में डुबकी लगानी पड़ेगी तो मैं घबरा जाता हूं। इसलिए मैं सारे साहित्य मर्मज्ञ अपने भाइयों और बहनों का अभिनंदन करता हूं। और मेरे साथ दिक्कत क्या हुई, मैं बड़ो पसोपेश में पड़ा हूं। जयनंदन जी से मेरी मित्रता बहुत पुरानी नहीं है, किसी काम से ये रांची गए थे। वो भी एक कहानी है, जो राव साहब नहीं थे, वो एक कहानी मैं सोचता हूँ कि वो अखबारों में भी एक मंत्री ने चिट्ठी हमको लिख दी, उस पर शायद पढ़ा हो आप लोगों ने। पिछले वो इस्पात मेल का एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें राव साहब आप अनुपस्थित हो गए थे वादा करने के बाद भी, लेकिन मैं पहुंच गया और वहीं पर एक चर्चा चली और जयनंदन जी रांची पहुंचे। इन्होंने मुझे 2 किताबें दी और ये भी कहा कि इन 2 किताबों का विमोचन निकट भविष्य में मैं करने वाला हूं। मैं वो 2 किताबें घर ले गया। अब वो 2 किताबें ये नहीं थी जो 2 किताबें आज जिनका लोकार्पण हुआ है। उसमें से एक थी कि कस्तूरी पहचानो वत्स, ये थी, लेकिन एक दूसरी किताब थी विश्व व्यापार का ऊंट, विश्व बाजार का ऊंट। आप दोनों किताबें में ले गया और इनका फोन मुझको गया कि इसके लोकार्पण के लिए मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं। तो मैंने समझा कि 2 किताबें हैं, यही 2 किताबें होंगी। और मैं जब घर ले गया उन किताबों को
तो सबसे ऊपर थी वो विश्व विचार का ऊंट, उसको तो मैं पढ़ने लगा, और जो दूसरी थी कस्तूरी पहचानो वक्त, ये मेरी वाइफ उठा के ले गई। अब जो एक दो कहानियां मैंने पढ़ी, पहली वाली पुस्तक की, तो मैंने कहा कि थोड़ा दूसरी किताब को भी पढ़ना चाहिए। तो मैंने वाइफ से पूछा, हमने कहा कि मेरी किताब यहाँ टेबल पर पड़ी थी, कहाँ गई? तो उसने कहा कि मेरे पास है। तो हमने कहा कि मुझे तो लोकार्पण में जाना था, कुछ पढ़ के जाते तो कुछ बोलते उस पर, तुम क्या करोगी? कहीं कि मैं बहुत कम कहानियां पढ़ती हूँ, रसोई में मेरा दिन भर बीत जाता है, लेकिन मैंने जब से इस किताब को हाथ में लिया, मैं 3-4 कहानियां पढ़ गई हूँ। तो मुझे लगा कि साहब जो कहानी पढ़ने का आदी नहीं हो वो भी 3-4 कहानियां पढ़ जाए तो कुछ ना कुछ तो है। अब मेरी विडंबना देखिए, जिस किताब का लोकार्पण हुआ उसको वाइफ ने पढ़ लिया, और जिसका आज नहीं हुआ उसको मैंने पढ़ लिया। अब मैं सोच रहा था कि अब वाइफ को ले आता कि तुम ही बताओ कि क्या क्या पढ़ा। इस धर्म संकट में पड़ा हुआ हूं, लेकिन अभी राव जी जब बोल रहे थे और वासुदेव जी का भाषण में सुन रहा था, मुझे लग रहा था कि वास्तव में कहानीकार वही है जो कथानक या उसका प्लॉट जो है वो बोरो नहीं कर किताब बना देते। लेकिन जब कोई ओरिजिनली, जिसको हम कहते हैं कि मौलिकता के साथ लिखने की कोशिश करे, चाहे मैंने वो विश्व विचार का ऊंट ही क्यों ना पढ़ा हो, लेकिन मुझे उसमें मौलिकता लगी कि एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर जब उसको VRS और क्या कहते हैं उसको ESS, अर्ली सेपरेशन स्कीम, अब टाटा के लोग बहुत से भुक्तभोगी होंगे, शायद ये ESS की जानकारी दूसरे शहरों को लोगों को ना हो, लेकिन जमशेदपुर के लोगों को होगी। तो अब कितनी सहजता है उसमें कि किस तरह एक मजदूर किसी फैक्ट्री के उन पुर्जों के साथ और धुआं फेंकती चिमनियों के साथ उसका कितना लगाव हो जाता है कि शायद वही उसका जीवन बन जाता है। और जब उसको उससे अलग करने के लिए कहा जाता है और उसको यह एहसास होता है कि ये मौत से कम नहीं है, और किस तरह से, पात्र का नाम मैं भूल रहा हूं, वो गांव ESS लेने के बाद किस प्रकार अपने परिवार को छोड़ गई, क्योंकि पत्नी शहर के रंग में रंग जाती है, पुत्र और पुत्री भी उसी का साथ देने लगते हैं, और किस तरह वो मन महसूस करके शहर से चला जाता है। ये दिल के भावों को उत्प्रेरित करने वाली चीज है। इसलिए मैंने कहा कि कहानी में मौलिकता हो, उसमें एक जीवन आता है। और एक कहानी तो मैं इनकी पढ़ गया, रस बेरस, उसको पढ़कर राव जी हमको ये लगा वो देहाती कितनी ठेठ गालियां उसमें लिखी हुई है कि जनार्दन जी आप गालियों का आविष्कार कहां से किया, हम ये समझ नहीं आता। मैं पढ़ रहा था उसको, हमने कहा कि कहती हैं उनकी कंपनी में रहने का आपको कब अवसर मिला? कलमुहा क्या मैंने क्या क्या कहे, हमको तो वो याद नहीं आ रहा है सब क्या क्या इन्होंने एक दूसरे पर जो लिखी हैं बातें। तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं मौलिकता, जैसे उन्होंने तो बहुत विस्तार से इनके बारे में कहा। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रशंसा वास्तव में की जाती है प्रेरित करने के लिए। हम लोग कभी